रिव्यू मैं ही कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके पहले हम कल के टॉपिक के बारे में एक बार देख लेते हैं। जो हमारा पहले वीडियो का टॉपिक था, पहले क्लास का टॉपिक था, उसमें स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन एट भारती एयरटेल वाला केस हमने देखा था। उसके अलावा इवोल्यूशन इवोल्यूशन मतलब कैसे इवॉल्व हुई स्ट्रैटेजी, और उसको पहले बिजनेस पॉलिसी इस नाम से भी जाना जाता है। तो हमने वो इवोल्यूशन की थोड़ी सी जर्नी देखी थी कि 1911 में क्या हुआ था और फिर कैसे 1969 में जाके इतने 58-56 ईयर्स के बाद उसको एक्सेप्टेंस मिला। हमने 3 तरीके के स्कूल्स देखे थे, पर्सपेक्टिव स्कूल्स, डिस्क्रिप्टिव स्कूल्स और इंटीग्रेटिव स्कूल्स। तो बेसिकली क्या नेचर होता है कि कोई भी अलग थॉट, जैसे हम बार बार बोलते हैं, हम क्या कहते हैं कि बिजनेस में कुछ भी गलत नहीं होता। तो हम जब कहते हैं कि बिजनेस में वो कुछ गलत नहीं होता, इसलिए कहते हैं क्योंकि सब कुछ इवॉल्व हो रहा है, कुछ नया हो सकता है, पूरी तरीके से गलत नहीं होता। तो जो भी कहते हैं गलत नहीं होता, तो हम कहते हैं यार ये तो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, यानी कि ये तो अलग विचार का आदमी है, तो वो अलग स्कूल से आया है, ऐसा बोल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत है, बस वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। फिर एनसॉफ और टॉफलर ने क्या कहा उसके बारे में वो हमने देखा। हमने बेसिक 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस देखे, और हमने लास्ट वाली स्लाइड में ये देखा कि अल्टीमेट फोकस जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे होना चाहिए। यदि हमारा ध्यान इधर रहता है तो हम स्ट्रेटेजी को समझ सकते। ये था हमारा लास्ट क्लास तक का जर्नी, कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया। अब इस वाली क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजी। मतलब अभी थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को और डिटेल में हम समझ रहे हैं। इस बार के सिलेबस का हमारा बेनिफिट ये है, ऑटोनॉमी का बेनिफिट भी संजीवनी में मिलता है हमको। वो बेनिफिट ये है कि हम सिलेबस को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला यूनिट बड़ा कूल, रिलैक्स और डिटेल वाला डिफाइन किया है। मतलब यदि कोई पहले क्लास की चीजें नहीं समझ आई तो ग्रेजुअली वो आगे समझ आ जाएंगी, बट ये है कि थोड़ी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। इसीलिए आज हमारा शेड्यूल में सेकंड सेशन था और आज हम ले रहे हैं उसको। तो समहाउ यू पीपल आर ऑल्सो बिजी, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा टाइम निकाला। मैं भी इस हालत में नहीं था कि सेशन प्रिपेयर कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने आज घर पे आते से ही प्रिपेयर कर लिया, सो दैट बाद में भी हमको ही करना है, बाद में भी आपको ही समझना है, और अभी भी आपको ही समझना है, और अभी भी मुझे ही पढ़ाना है, बाद में भी मुझे ही पढ़ाना है। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बना के रखने का, ये जो आप भी काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इसको मेंटेन रखो। सो आई होप कि मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है, तो आई विल गो अहेड विद द सेशन if I can get a yes from someone. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज की भी एक छोटी सी स्टोरी है। मतलब बेसिकली ये 45 क्लासेस में शायद मैं कोशिश करूंगा कि 45 अलग अलग छोटी छोटी स्टोरीज रहे, बट ये आज का कोई केस नहीं है, बट एक स्टोरी है कि बेसिकली स्ट्रैटेजी है क्या। मतलब इसका कॉन्सेप्ट यदि हम देखें तो स्ट्रैटेजी क्या चीज है, मतलब क्या है स्ट्रैटेजी। अब कोई फिजिकल चीज तो नहीं है जैसे मोबाइल, हेडफोन, बॉटल, ऐसा तो कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या है, तो हम इस पूरे क्लास में आज के ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी होता क्या है, और यदि एक मैनेजर को स्ट्रैटेजी के बारे में ना पता हो तो क्या फर्क पड़ता है, या तो पता हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी? ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. So, first of all, strategy is derived from a Greek word strategos. Okay, strategos ये जनरलशिप, जो आर्मी का जनरल होता है ना, वो जनरल जो इंस्ट्रक्शंस देगा, वो जनरल जो कहेगा, वो चीज फॉलो करी जाएगी, इसको स्ट्रेटेगोस ग्रीक में कहा जाता है। अब आप सोचते होंगे कि यार ये ग्रीक वर्ड्स ऐसे याद रखने क्यों जरूरी है। होता क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, एग्जाम में, या कभी कभी कहीं और कोई एक्सप्लेनेशन देने में इस वर्ड को यूज करता है। तो हमको एग्जैक्टली ना भी पता हो, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ था, ताकि हमको एकदम उस टाइम पे अनपढ़ गवार जैसा ना फील हो कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा बेइज्जती तब होती है कंपनी में जब आपको पता ही नहीं होता कि सामने वाला किस बारे में बात कर रहा है। एग्जैक्टली ना भी पता हो, लेकिन आपको लगता है ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो स्ट्रेटेगॉस ये जनरलशिप आर्मी से आता है, और इसीलिए यूजुअली स्ट्रेटेजी को पढ़ते या पढ़ाते वक्त लोग वॉर की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं,
एक बढ़िया बुक थी, आर्ट ऑफ वॉर। सैन सू की बुक थी वो, आर्ट ऑफ वॉर। चाइनीज ऑथर भी है, उसकी किताब थी। और उसमें भी काफी सारा वॉर के बारे में, आचार्य चाणक्य को भी वॉर से रिलेट किया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी वॉर से रिलेट किया जाता है अगेन। उसके अलावा जितने भी आप बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट देखोगे जिनके नाम दुनिया में महाराणा प्रताप का लिया जाएगा या किसी का भी लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं या तो वो राजे महाराजे होंगे जो कि वॉर से रिलेट करते थे, या तो वो उस एरा के लोग थे जो वॉर, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेटेजी का मतलब वॉर से ही लिंक किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कंपटीशन भी एक तरीके का वॉर ही है। यदि मान लो कि कोई दो स्टूडेंट एक ही जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे एक जॉब है और दो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली चाहे वो बाहर दोस्त हो, पर अंदर इंटरव्यू में जाने के बाद वो यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मैं अपने दोस्त से बेटर कैसे हूँ। डायरेक्टली नहीं बोल रहा, वो उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अल्टीमेटली वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बेटर हूँ। और यदि वह बेटर दिखाने की कोशिश कर रहा है तो फिर आ गया वॉर, तो फिर आ गया स्ट्रेटेजी, तो फिर आ गया कंपटीशन। तो अल्टीमेटली बिजनेस में कंपटीशन ही होता है। बिजनेस में किसको जीतने की कोशिश कर रही होती है सारी कंपनी? किसी भी बिजनेस में किसको जीतने की कोशिश कर रही होती है सभी कंपनी? कस्टमर। कस्टमर को। कस्टमर को जीतने की कोशिश कर रही होती है। अल्टीमेटली वो कस्टमर से क्या चाहती है? अल्टीमेटली क्या चाहती है कस्टमर से? प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहती है। बेटा ये कौन बोल रहा है? मुझे ना अपने अपने नाम भी बताना जरा, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं इस बार एक्चुअली। ये सर पहले ऋषभ। कस्टमर कौन बोला था? सोनल शेट्टी। सोनल। और अभी कौन बोला? प्रॉफिट कौन बोला? सर मैं ऋषभ। ऋषभ। ओके। सो ऋषभ एंड सोनल, थैंक यू। प्रॉफिट कमाना चाहती है अल्टीमेटली। जो कस्टमर की जेब में पैसा रखा है वो पैसा चाहती है कंपनी, ठीक है? तो अब कितना भी घुमा घुमा के बात करो, बट अल्टीमेटली तो पैसा ही चाहती है, ठीक है? मतलब कस्टमर बोलेगा मैं आपको फीडबैक देता, सब देता, सब देता, बट अल्टीमेटली कंपनी बोलेगी आपने हमारा प्रोडक्ट खरीदा क्या? तो बात आखिर में घूम फिर के उस पैसे की। और क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स भी साथ में पढ़ा है, हमको ये पता है कि वो पैसा किसी एक पर्टिकुलर काम में ही आ सकता है। यदि मैंने उस पैसे से डेयरी मिल्क खरीद ली, तो मैं उस पैसे से 5 स्टार नहीं खरीद सकता। सो वेरी सिंपल थिंग। तो वो पैसा डेयरी मिल्क नाम के प्रोडक्ट को चला गया और 5 स्टार नाम के प्रोडक्ट को नहीं जा पाया। अब मान लो यदि दो अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर एक कंपनी को 10 रुपए चले गए, दूसरी कंपनी को नहीं गए। तो ये कस्टमर को इसी अल्टीमेट, इसी टारगेट को लेके सारी, ये सारी जो प्रचंड तरीके की एडवर्टाइजमेंट या सब कुछ रिझाना और ये सब चल रहा होता है ना, ये इसीलिए चल रहा होता है ताकि वो 10 रुपए हमारी चॉकलेट को मिल जाए, ना कि दूसरे की चॉकलेट। फिर उसके लिए हो सकता है वो अमिताभ बच्चन को ले आए पिक्चर में, उसके लिए कोई हो सकता है कि वो ऋतिक रोशन को ले आए, उसके लिए कटरीना कैफ को ले आए, वो करीना कपूर को ले आए, मतलब वो किसी को भी ला सकते हैं ये बताने के लिए। जबकि अमिताभ बच्चन का चॉकलेट बनाने में कोई पीएचडी नहीं है, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन यदि बोल दे कि डेयरी मिल्क अच्छी चॉकलेट है, तो शायद लोग खरीद लेंगे। तो अल्टीमेटली लोग ये नहीं सोचेंगे कि अमिताभ बच्चन तो एक्टर है, उसका तो कोई केमिस्ट्री से लेना देना नहीं, उसने तो कोई जाके चॉकलेट का केमिकल फॉर्मूला बनाया नहीं होगा। तो अमिताभ बच्चन को कैसे पता कि भाई केमिकल फॉर्मूला डेयरी मिल्क का बेटर है कि 5 स्टार का? बट फिर भी अमिताभ बच्चन के कहने पे वो खरीद लेंगे। इसको बोलते हैं कि वो उसने एक ब्रांड एम्बेसडर लेके आ गए। ऐसा होता है ना? यस नो? होता है कि नहीं? ऐसा देखा है हमने। यस यस सर। सर। कहीं ना कहीं यस हम भी बिलीव कर सर। लेते हैं लोगों की बातों पे। हमको लगता है कंपनी ने जो ऐड दिखा है शायद सही। तो ये अल्टीमेटली दे आर ट्राइंग टू अर्न द मनी। तो इसीलिए कभी भी कोई आपसे ये कहे कि यार तू क्या पैसे के लिए काम करता है, तो हाँ बोलने में शर्माना मत, कोई शर्म की बात नहीं। सब पैसे के लिए ही कर रहे हैं, अल्टीमेटली बात पैसे की है ही कहीं ना कहीं पे। ये जो क्लास में ले रहा हूँ, कितना भी बोल लूँ अल्टीमेटली, बट सैलरी मिल रही है तो क्लास ले पा रहा हूँ। या फिर सैलरी नहीं मिल रही होती तो शायद यूट्यूब से पैसा मिल जाए, उसके लिए रिकॉर्ड करके लेक्चर डाल रहा होता, या तो फिर मेरे को आपसे ट्यूशन के पैसे, मतलब कहीं ना कहीं बात पैसे की तो है ही। तो घुमा फिरा लो, कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत पैसे का कंसर्न है। अब वो पैसा आप अच्छे तरीके से कमाना चाहते हो, बुरे तरीके से, वो एक अलग मैटर है।
बट ठीक है। तो सेंट्रल बात ये है कि पैसा बुरी चीज नहीं है जिसको कि आप एकदम सोचो कि बुरा क्या है, कोई बात होता है, कमाना चाहते हैं। तो वो आर्मी में कंपटीशन होता है दूसरे को जीतने की, दूसरे को हराने की ये कोशिश की जाती है, वैसा ही बिजनेस में होता है। इसीलिए स्ट्रेटेजी के बहुत सारे टर्म्स वॉर से रिलेटेड होते हैं, और कोई डाउट नहीं है इसमें कि बहुत सारी स्ट्रेटेजी की एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट्स ली गई है डायरेक्टली किसी ना किसी वॉर से। तो दिस इज अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट दिस। अब जो कोई स्लाइड पढ़ेगा मेरी कभी, वो ये सब तो पढ़ लेगा, लेकिन ये जो पीछे की कुछ कुछ साथ में कनेक्शंस में बताता हूँ वो पता नहीं रहते, और वो एग्जाम में लिखने में काम आते हैं। इसीलिए लाइव लेक्चर अटेंड करने का एक फायदा भी रहता है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक प्लान। ओके, अब आ गए हम स्लाइड पे। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक प्लान, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक कोर्स ऑफ एक्शन। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक प्लान, एक कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि मैं क्या ऐसा एक्शन लूं जो मेरी करंट पोजीशन से मुझे उठा के मेरी डिजायर्ड पोजीशन पे लेके जाए। मतलब एक जो मैं अभी मेरी कंडीशन है जहां पे मैं हूं, और एक जहां पे मैं जाना चाहता हूं। अब बिना एक्शन के तो मैं जा नहीं सकता। यदि मैं सोचूंगा कि मुझे भूख लगी और मुझे खाना चाहिए, तो या तो मैं खुद उठ के बनाऊं या तो मेरे बिहाफ पे कोई और बना दे, बट अल्टीमेटली कोई ना कोई एक्शन होना जरूरी है। तब जाके मैं अपनी डिजायर्ड पोजीशन क्या है कि मुझे भूख ना लगे, मेरी भूख मिट जाए उसके लिए, और करंट पोजीशन क्या है कि मैं भूखा हूं, तो दैट विल बी डन विद सम एक्शन। मेरी कंपनी प्रॉफिट चाहती है, अभी प्रॉफिट में नहीं है, या फिर प्रॉफिट में है, ज्यादा प्रॉफिट चाहती है, या फिर प्रॉफिट में है और उतने प्रॉफिट को मेंटेन रखना चाहती है, कुछ ना कुछ उसको एक्शन करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी का ये मतलब भी होता है कोर्स ऑफ एक्शन। स्ट्रेटेजी का एक और मतलब होता है सेट ऑफ डिसीजंस, रूल्स, मेकिंग अ पैटर्न। अलग अलग डिसीजंस, अलग अलग रूल्स, और इनका सबका एक पैटर्न बनना चाहिए। क्या कोई बता सकता है कि डिसीजन का पैटर्न बनने से क्या कनेक्शन है? क्यों ये लाइन यहाँ पे मैंने लिखी कि अ सेट ऑफ डिसीजन मेकिंग अ पैटर्न, पैटर्न बनाने का क्यों बोल रहा हूं? जो भी बोलेगा अपना नाम भी बोलना। किसी भी सेट ऑफ डिसीजन में एक पैटर्न का होना क्यों जरूरी है? बिना पैटर्न के भी तो डिसीजन ले सकते हैं, फिर पैटर्न ही क्यों? वाई पैटर्न? ब्राउनिंग क्वेश्चन है, ट्राई करोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं किसी के, गलत हो गया तो, बट सही हो गया तो मार्क्स मिल सकते हैं। सर सर फॉर सिचुएशन मोर अलग अलग होती एक्यूरेसी। है। एक मिनट, अब चैट बॉक्स में लिख रहा है क्या कोई? क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है इसलिए। सर फॉर मोर एक्यूरेसी। कौन बोल रहा है ये फॉर मोर एक्यूरेसी? श्रुतिका। श्रुतिका, ओके, फॉर मोर एक्यूरेसी, बट अगेन दिस इज नॉट राइट। एक्यूरेसी और वैलिडिटी अलग अलग टर्म्स है। एक्यूरेट आदमी गलत भी हो सकता है, मतलब वो बार बार गलत होने की एक्यूरेसी दिखा रहा है, ये भी हो सकता है। तो सर डिसीजन के रूल्स में सिचुएशनली एक थ्रू। पैटर्न होना क्यों जरूरी है? Sir, for future predictions. फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस को, ओके, कौन बोला? Sakshi. साक्षी, ओके। और सर और कोई आंसर? सिचुएशन थ्रू। और कोई आंसर है क्या? सर सिचुएशन थ्रू। इफिशियंसी इन वर्क। एफिशिएंसी इन वर्क, कैसे? Sir, to take right decision in future. ओके, ठीक है, गलत डिसीजन का भी पैटर्न हो सकता है, पर मतलब आप कॉन्स्टेंटली गलत डिसीजन ले रहे हो, ये भी एक चीज हो सकती है। सब पैटर्न होगा तो अगर उस पैटर्न में कोई भी चीज रॉन्ग होगी तो सिर्फ उसी चीज को चेंज कर सकते हैं, पूरे पैटर्न को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी फिर। ओके, कौन बोल रहा है ये? संदेश। संदेश। पैटर्न होगा तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कुछ इंटरेस्टिंग बोला है। क्या बोला बेटा, एक बार जरा थोड़ा एक्सप्लेन करना। सर मतलब अगर एक पैटर्न सेट हो हम्म। तो अपन समझे एक अंदर पैटर्न में कोई छोटी सी चीज रॉन्ग हो सकती है,
तो अपन उसी चीज को चेंज कर सकते हैं, उससे पूरी पैटर्न को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी ना। ओके ओके, अब इसको यदि ऐसे देखेंगे, यदि कोई थोड़ी सी चीज यदि बदल दी तो क्या पैटर्न बदल जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक चक्री घुमा रहा हूँ और घुमाते वक्त मैंने एक जगह पे पेन पकड़ के रखा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में मैं पेन को मूव कर रहा हूँ, तो एक पैटर्न बन जाएगा उस पूरे चक्री पे। अब मान लो कि वो पेन को घुमाने का तरीका मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं पैटर्न में, तो क्या शेप बदलेगा क्या पूरा? ओके, चलो, पर नाइस नाइस थॉट, ठीक है। तो चलो अब मैं इस डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। पैटर्न की जरूरत शायद इसलिए पड़ सकती है, देखो हमारा ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, हमको ये तो पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फिक्स है, यस और नो? Yes. हमको पता है हमारा ऑब्जेक्टिव फिक्स है। जब हमको ये पता है कि हमारा टारगेट या ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि हमको कहाँ पे हिट करना है, वो जगह हमको पता चल गई कि हमको कहाँ पे हिट करना है। अब जब हमारा टारगेट फिक्स है तो मैं कैसा भी डिसीजन लूं, एक चीज तो मुझे कांस्टेंट रखनी पड़ेगी कि मुझे उस टारगेट की तरफ जाना है, या उस डिसीजन से मैं टारगेट की तरफ जाता हुआ दिखना चाहिए। तो इंटरनली कंपनी के पास पैटर्न होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आपका टारगेट फिक्स है तो कम से कम, जैसे कि अभी इंडियन पॉलिटिक्स में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, बट अपने दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि यदि सबका टारगेट देश का भला चाहना ही है तो फिर इतना आपस में लड़ाई क्यों करते? इतनी लड़ाई, मतलब हर चीज पे लड़ाई, हर डिसीजन पे लड़ाई। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जब दोनों का गोल एक है तो फिर हर डिसीजन पे लड़ाई कैसे हो सकती है? किसी किसी डिसीजन पे हो सकती है, बट कुछ कुछ 50% डिसीजन पे तो अग्री भी करना चाहिए साथ में, पर वो तो किसी पे भी अग्री नहीं कर रहे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका टारगेट एक है? तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसलिए, वो पैटर्न जो है दैट इज कि वो डिसीजन से बाहर वाले को भी एक मैसेज मिलता है। पर अब इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है पैटर्न को स्टडी कर ले और उसको पता लग जाए कि आपका अगला मूव क्या होगा। तो ये होता है। एक बार एक छोटी सी स्टोरी है, मतलब एक युद्ध के टाइम पे महाराणा प्रताप जो है उनके साथ युद्ध चल रहा था और एक ऐसी पोजीशन में आ गए थे कि दोनों साइड से मुगल लोग अटैक कर सकते थे। तो जो अकबर का सेनापति था, वो अकबर के सेनापति ने अकबर को एक मैसेज भेजा कि सर हम दूसरी साइड से अटैक कर सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड से अटैक करने में प्रॉब्लम ये है कि हम शायद घिर जाएंगे दोनों तरफ से। मतलब हमको दोनों साइड से घेर के ये जो राजपूत लोग हैं ये मार सकते हैं, महाराणा प्रताप की सेना हमको मार सकती है। तो अकबर ने कहा एक काम करो, तुम बिंदास दोनों साइड से अटैक करो। अब जब उन्होंने बिंदास दोनों साइड से अटैक कर दिया तो महाराणा प्रताप की सेना जो है वो हार गई और महाराणा प्रताप को किला छोड़ना पड़ा, वो छोड़ के निकल गए बाहर। मतलब वो निकल नहीं रहे थे, जो स्टोरी है वो ये कहती है कि उनको जबरदस्ती उनके साथियों ने बचा के निकाला था ताकि बाद में वो जिंदा रह सके और लड़ाई बाद में कंटिन्यू कर सके, जो कि हुआ भी। उन्होंने बाद में आके अपने किले जीते भी। तो उस वक्त वापस से जब वो मुगल का सेनापति गया और उसने उससे पूछा अकबर से कि मतलब बहुत बढ़िया आपने अच्छा डिसीजन लिया उस वक्त, बट आपको कैसे पता चला कि हम जीतने वाले हैं? तो उन्होंने बोला अरे नहीं, मेरे को तुम पे भरोसा नहीं था, मेरे को महाराणा प्रताप पे भरोसा था कि वो पीठ पीछे से कभी वार नहीं करते। मतलब जब तुमने ये बोला कि दोनों साइड से गिर जाएंगे तो मुझे महाराणा प्रताप के बारे में पता है कि वो पीठ पीछे से नहीं वार करेगा, तो वो सामने से ही लड़ता है, इसलिए दोनों साइड से गिरने का सवाल ही नहीं होता। तो चाहे किसी भी सिचुएशन में फंस जाओ, वो सो ही दैट अकबर स्टडीड द पैटर्न ऑफ महाराणा प्रताप। उसको पता था उनका पैटर्न क्या है कि वो पीठ पीछे अटैक नहीं करेंगे, तो एट टाइम्स इट कैन बी सुसाइडल आल्सो। ओके, सो ठीक है, इट्स अ थंब रूल कि भाई ठीक है, पैटर्न एक होना चाहिए, ना भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है। अब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अगले स्लाइड में पता चलेगा आपको। क्रिएटिंग अ कॉमन थ्रेड रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। कुछ कॉमन थ्रेड, एक सेंटर धागा जहां से सब चीजें बंधी हो। वो धागा क्या हो सकता है? वो धागा हो सकता है पॉलिसीज, वो धागा हो सकता है ऑब्जेक्टिव, वो धागा हो सकता है गोल्स। ये सारे वो धागे हो सकते हैं जहां पे एक सेंट्रल किसी चीज से तो आप बंधे होने चाहिए। जो अभी अपने देश में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल एंथम से बन जाओ, भारत के तिरंगे से बन जाओ, किसी एक चीज से तो बंध जाओ कि कम से कम वो तिरंगा वहां पे लगा हो तो सारे लोग एक साथ तो झुक जाए उसके सामने। तो किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं हो रहे तो फिर कैसे अपने आप को कनेक्टेड कह सकते?
तो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग दिस डे। तो कॉमन, तो कंपनी में सब लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स से कनेक्टेड हो। अभी मैं तुमको पढ़ाना चाहता हूँ, अब यदि तुम पढ़ना भी चाहो तो यदि हमें कॉमन थ्रेड से कनेक्ट हो जाए, तो कॉमन थ्रेड क्या है कि मेरे बच्चे का सबसे बड़ा प्लेसमेंट हो जाए। कॉमन थ्रेड है, एकदम कॉमन थ्रेड। मेरे बच्चे का बढ़िया से बढ़िया प्लेसमेंट हो जाए, या जो भी बिजनेस वो करे उसमें सक्सेसफुल हो जाए। इसमें मैं भी सक्सेसफुल हूँ, मेरा डिपार्टमेंट भी सक्सेसफुल है, मेरा कॉलेज भी सक्सेसफुल है, बच्चा भी सक्सेसफुल है, बच्चे के माँ बाप भी सक्सेसफुल है, बच्चे की गर्लफ्रेंड भी सक्सेसफुल है, उसका बॉयफ्रेंड, सब सब उसके पति वति सब सक्सेसफुल। एक कॉमन थ्रेड है कि उसकी सक्सेस पे सभी का डिपेंड करता है। तो यस, हियर वी कैन अग्री ऑन वन थिंग। इसीलिए बार बार कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट की धमकियां दी जाती है। फिर धमकी का मतलब ये कि भाई सुधर जाए यार, अब तो इसके लिए भी नहीं सुधर रहा तो फिर किसके लिए सुधर पाएगा। तो किसी एक चीज पे अग्री हो जाओ, तो कॉमन थ्रेड होना जरूरी है, ठीक है। तो सॉरी, कॉमन थ्रेड अब क्यों जरूरी है? तो रिसोर्सेस नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। आपको प्लान को इम्प्लीमेंट करना है तो उससे रिलेटेड रिसोर्सेस लाने पड़ेंगे। आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि क्या चीज सही है मेरे लिए, क्या चीज गलत है। सब कुछ तो एक चीज तो सब पे एप्लीकेबल होगी नहीं, तो फिर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फिट क्रिएट करने, अलग अलग फिट में planned and actual coordination to continuously co-align with environment। कंटिन्यूसली वर्ड्स देखो आप, बहुत ध्यान से यूज किए गए। कंटिन्यूसली को अलाइन, कंटिन्यूसली को अलाइन का मतलब है कि रेगुलर बेसिस पे अपना अलाइनमेंट चेक करो। क्यों? क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो बदल रहा है, तो बदलते एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूसली अपने आप को अलाइनमेंट करो, क्योंकि आपका जो प्लान्ड एक्टिविटी था और जो एक्चुअल है उसमें गैप हो सकता है। तो रेगुलरली अपने आप को चेक करते रहो कि आप बराबर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। ओके, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजी का। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है स्ट्रेटेजी, और इस पूरी स्ट्रेटेजी को यदि शॉर्ट में बताना चाहूं तो गया है, दिल अटक गया है, स्लाइड अटक गई बेटा। ये दिख रहा है क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। Yes, sir. वाह वाह, चलो बीच में कोई गाना सुना सकता है क्या एक बार? गाना सुनाने के भी मार्क्स देंगे। इस स्लाइड पे थे ना पर। अब एकदम सिंपल तरीके से दिख रही है क्या वापस से स्क्रीन? यस सर। ओके, तो अब मैं यदि प्रीवियस वाली स्लाइड पे जाऊं तो हमने ये सारी गंदगी देखी थी। ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें, इसको सबको स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ये भी रहता है, प्लान भी रहता है, वो एक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन भी रहता है, डिसीजन रूल्स भी रहते हैं जो कि एक पैटर्न बना रहे होते हैं। कोई कॉमन थ्रेड से कनेक्टेड भी होना चाहिए, रिसोर्सेज के बारे में भी है, ये ट्रेड ऑफ के बारे में भी है, प्लान एक्चुअल कोऑर्डिनेशन सब है। और एकदम शॉर्ट में यदि बोलूं कि ये क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में यदि मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी मतलब क्या? टू अचीव ऑब्जेक्टिव। सिंपल, ऑब्जेक्टिव अचीव, उसको अचीव करने के लिए तुम रिसोर्स भी एलोकेट करोगे, उसको वो सब जो तुम पिछली स्लाइड में कर रहे थे वो सब कर क्यों रहे हो? ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। और इसीलिए इसको बार बार आर्मी या मिलिट्री से कनेक्ट किया जाता है। क्यों कनेक्ट किया जाता है? इसीलिए क्योंकि टू अचीव ऑब्जेक्टिव दे हैव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। ओके, यस और नो क्लियर है क्या? शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अगली और इम्पोर्टेंट, यदि आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप स्ट्रेटेजी में कुछ ध्यान रखो या मत रखो, ये जरूर ध्यान रखो। मैं मेरे हर स्टूडेंट से चाहता हूं कि वो ये जरूर ध्यान रखे, ये जरूर सीखे, ये बहुत जरूरी है। वन शुड नेवर ब्लाइंडली फॉलो कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी।
कभी भी अंधाधुंध कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना, ये हमेशा ध्यान रखना। ये मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि जो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता वो दिमाग लगाता है, वो सोचता है, और जो सोच सकता है ऐसे ही आदमी की दुनिया में जरूरत है। आदमी मतलब मेल डोमिनेटिंग नहीं, आदमी औरत जो भी है, ऐसे ही इंसान की जरूरत दुनिया में है जो सोच सके, जिसकी सोच डेवलप्ड है। ऐसे ही मैनेजर लोग ढूंढ रहे हैं, और जो फॉलो नहीं करता वो दिमाग लगाता है। और जो दिमाग लगाता है इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉलो कभी नहीं करेगा, उसको पता होता है क्या चीज में फॉलो करना है, क्या चीज में फॉलो नहीं करना। पर अपना दिमाग लगाओ। स्ट्रेटेजी जैसी चीज को एकदम से फॉलो मत करो किसी की। उसने बनाई थी, उसकी सिचुएशन क्या थी वो उसको पता है, कौन से साल में बनाई थी वो उसको पता है, आपको नहीं पता। डज दिस लाइन मेक सेंस? कभी नहीं फॉलो करना किसी की भी स्ट्रेटेजी, मेरी भी हो तो भी मत कर। मैं भी जो बोलता हूँ बिल्कुल फॉलो मत कर। अब तुम बोलोगे सर आपने क्लास में आने को बोला था और आपने ये भी कहा था कि फॉलो मत करना, तो मैं क्लास में नहीं आया, तो उससे रिलेटेड जो पनिशमेंट मिलनी है वो भी मिलेगी। ठीक है, वो तुम्हारा डिसीजन है, यू शुड डिसाइड। क्यों मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि आने के पहले पूछो मत, जाने के पहले पूछो मत। फर्स्ट ईयर से बोलता हूँ ना मैं, ऐसा तो नहीं कि अभी बोल रहा हूँ। तो मैं पहले से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पहले से ही तुमको मैनेजर समझता हूँ, तो तुम डिसाइड कर सकते हो तुमको बैठना है कि नहीं बैठना। मैं क्यों उसमें दिमाग लगाऊं? यू शुड फॉलो, यू शुड follow at times, but when to follow, when not to follow, you must decide. Okay, so this is now, let us see, let us move ahead. मेरे ख्याल से क्या हो रहा है, ये पॉइंटर में यूज करता हूं ना, इसके टाइम पे प्रॉब्लम हो रहा है मेरे ख्याल से। लेट मी सी, ये पॉइंटर का ही प्रॉब्लम है। चलो अब पॉइंटर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पिछली कई सदियों से ये चीज हो रही है मेरे साथ, तो शायद पॉइंटर की वजह से हो रही है। ओके, तो हमने ये देखा, अब हम ये देखते हैं क्यों हमको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अ मॉडल कैन नेवर बी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। मॉडल बनाता है कोई कि उसको रियलिटी का अंदाजा हो जाए, बट वो अंदाजा ही है, वो कोई ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है रियलिटी का। तो ये जो स्ट्रेटेजी के लोगों ने मॉडल्स दे रखे हैं, ये भी एक इंडिकेशन है, इसका मतलब सच्चाई नहीं है, ये एग्जैक्टली ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है। वहां पे काफी सारा जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझेंगे, अब्जॉर्प्शन भी हो चुका है। रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना अपन ने 10th क्लास में, तक तो सबने पढ़ा है। वो लाइट की रे आती है, मिरर पे गिरती है, चली जाती है। 100% रिफ्लेक्शन तो होता ही नहीं है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है कई सारा। तो एक मॉडल जो है वो कभी भी ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसीलिए ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना। ठीक है, वो एक इंडिकेशन हो सकता है, वो इंडिकेशन आपके लिए सही बैठ रहा है कि गलत बैठ रहा है, या आप अपना दिमाग लगाओ, आप डिसाइड करो। ठीक है, देन ये वाला सेंटेंस याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कभी। डिस्क्रिशन इज सर्टनली द बेटर पार्ट ऑफ वेलर। नोइंग इज ओके बट बीइंग कॉशियस इज अवर बेसिक ड्यूटी। डिस्क्रिशन मतलब डिसीजन लेने की एबिलिटी, बोलते ना एट योर डिस्क्रिशन, आप डिसाइड करो। तो डिसीजन लेना ये बहादुरी का एक पार्ट है कि आप स्वतंत्रता से, फ्रीडम से डिसीजन ले सकते। तो जब आपके पास स्वतंत्रता होती है तो कॉशियस रहना आपका अपना चॉइस नहीं होता, फिर वो कंपल्शन होता है कि आपको कॉन्शियस रहना है। ऐसा नहीं सर, मैंने तो उस बुक में पढ़ा था कि मार्केटिंग के लिए ये वाली सेल्स स्ट्रेटेजी लगा देते तो सक्सेसफुल हो जाता, तो मैंने लगा दी उठा के। अब मैंने चेक ही नहीं किया कि मेरा एनवायरनमेंट क्या है, मेरी कंपनी क्या है, मेरे पास पैसा कितना है, मेरे कस्टमर कैसे है, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने तो क्या किया, आओ देखा ना ताओ, स्ट्रैटेजी उठा के लगा दी। तो जब मैंने सीधे स्ट्रैटेजी लगा दी तो फिर वो तो मैंने गलती कर दी, वो तो मुझे नहीं करना था। तो कॉशियस रहना ये हमारी ड्यूटी है, आपको पता है, जानो, स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ो। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, सारे महान राजा सेम एज में हुए क्या? सारे महान राजा सेम एज में हुए क्या? नहीं सर। नहीं सर। पक्का श्योर? जब शिवाजी सर। महाराज यस गए, सर। फिर संभाजी महाराज आए। अब संभाजी अच्छे थे या शिवाजी अच्छे थे, ये वही लोग डिबेट कर सकते हैं जिनको भारत से प्यार नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने एरा में अच्छे थे, दोनों ही
देशभक्त थे और दोनों ही अच्छे लोग थे, तो उसमें किसी को भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं। सचिन और कोहली को कंपेयर करने वाले गधे ही होते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो भी देश के लिए खेल रहा था, ये भी देश के लिए खेल रहा है, अब उसमें फिर लोग फैक्टर निकालते हैं। तो लोग अलग अलग एरा में अच्छे हुए हैं। तो क्या संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया? नहीं, उन्होंने जो किया वो सब जाना, उनको सब पता रहना जरूरी था, उन्होंने सब पता रखा, लेकिन पता रखने के बाद जैसा का वैसा फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। वैसा ही शिवाजी महाराज, जब शिवाजी महाराज भी उनसे पहले हुए जो बड़े राजा देश विदेश के रहे, उनके बारे में जब भी सुनते थे पढ़ते थे, तब उन्होंने उनको कॉपी नहीं किया, उन्होंने उसमें से दिमाग लगाया कि क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं डिस्क्रिशन इज सर्टनली द बेटर पार्ट ऑफ वैलोर। बहादुरी का बेटर पार्ट है कि आपने स्वतंत्रता से डिसीजन लिया, और स्वतंत्रता फ्रीडम से डिसीजन लेने का मतलब है किसी के दबाव में नहीं होना। आप किताब के भी दबाव में मत रहो, आपने कहीं पढ़ा था उसके दबाव में भी मत रहो, आपने विवेक से सुना था इसके दबाव में भी मत रहो, फ्रीडम से डिसीजन लो। तो दिस इज अ पार्ट, these are the two basic limitations of strategy. Okay, so if a question comes in exam की limitations क्या है, तो you can write this कि भाई ये तो strategy gives us model, but model cannot be a true reflection of reality, तो it can just be a model. Okay, तो आपको हेल्प मिल सकती है, बट आप ये नहीं कह सकते कि वो तो सच्चाई है। और डिस्क्रिशन इज सर्टेनली बेटर, मतलब आप कह सकते हो कि भाई आपको फ्रीडम से डिसीजन लेना है, स्ट्रैटेजी पता होना, ये अलग अलग एग्जांपल्स पता होना, ये आपको जानकारी देता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्शियस ना हो और बिना कॉन्शियस होकर डिसीजन ले। ओके, ये चीज, चलो इसको बहुत हो गया, अब आगे चलते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट था स्ट्रैटेजी का समझाना, अगला टॉपिक है कि स्ट्रैटेजी किस किस लेवल पे ऑपरेट करती है। लेट अस सी। स्ट्रैटेजी के लेवल्स की जब भी बात आती है तो एक ये वर्ड आता है SBU। अब आज की क्लास या जब भी आप ये क्लास सुन रहे हो, इस क्लास को सुनने के बाद SBU नाम की चीज आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट या प्रॉफिट सेंटर, ये एक पर्टिकुलर ऐसी यूनिट है जो बिजनेस कमाने के लिए बनाई गई है। एक कंपनी में मल्टीपल SBU हो सकते हैं। ओके, या एक कंपनी में एक XBU भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक भी। अब ये SBU क्या है? एनी पार्ट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ट्रीटेड सेपरेटली फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर्पस। यदि एक यूनिट की स्ट्रेटेजी दूसरी यूनिट से अलग हो गई तो फिर वो दो अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हो गई, तीसरी हो गई तो तीन हो गई, मतलब जहां भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज अप्लाई हो रही हैं वो अलग अलग स्ट्रेटेजी, अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, क्योंकि अलग स्ट्रेटेजी से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो SBU जो एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं वो सारे एक है, ठीक है। SBUs आर इन्वॉल्व इन सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस। जो SBUs रहते हैं वो लगभग सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होते हैं और कंपनी सेम लाइन से पैसा कमाने की सोच रही होती है। ओके, तो SBU ये वर्ड ध्यान रखना। नाउ लेट अस सी, एक और वर्ड है SBA। SBU बहुत लोगों को पता होता है, SBA पता नहीं होता। स्ट्रेटेजिक बिजनेस एरिया, a distinctive segment of the environment in which firm does business। एक पर्टिकुलर एरिया है जिस एरिया में फर्म बिजनेस करती है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का वर्ड है SBU, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का वर्ड है SBA, स्ट्रेटेजिक बिजनेस एरिया, ठीक है, जिस एरिया में वो फर्म बिजनेस करती है। ओके, अब बेसिकली ये ऊपर मैंने रेफरेंस दे दिया है जहां से मैंने ये इमेज लिया है। तीन तरीके की स्ट्रेटेजी, ये आपको अपनी अजहर काज़मी बुक में भी मिल जाएगी, कई सारी जगह पे रहती है ये वाली इमेज। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी कलरफुल डिसेंट लग रही थी तो मैंने यहाँ पे ले ली। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, तीन तरीके की मेजर लेवल्स है स्ट्रेटेजीज। या तो स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेट लेवल पे ली गई है, कॉर्पोरेट लेवल पे यानी कि ऊपर, सबसे ऊपर लेवल पे जहां से कि सारा बिजनेस नीचे डिसाइड होता है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी ये SBU लेवल की स्ट्रेटेजी है जो कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस लेवल पे ली गई, SBU। और अब देखो, ये जो नीचे मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च दिख रहा है क्या? यस सर। ये सभी बिजनेस यूनिट का एक है या किसी एक बिजनेस यूनिट के बारे में बताया गया?
एक बिजनेस यूनिट के बारे में। एक करेक्ट। के अब मैं यहाँ पे बिजनेस पॉइंटर यूज कर लेता हूँ, इसको बंद होना हो तो हो जाए, मैं कुछ नहीं, पर ये जरूरी है अभी। ऐसा ही ना इसके अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते क्या, होते ही है, सॉरी, ऐसे ही इसके अलग होते हैं। मतलब जैसा ये एक है वैसा ही हर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग अलग होगा, फाइनेंस अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा, रिसर्च अलग होगा, ह्यूमन रिसोर्स अलग। आया क्या समझ में? हर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। यस नो मे बी। यस। यस सर। कॉर्पोरेट लेवल से एक स्ट्रेटेजी बनेगी, वो हो सकता है कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। अब वो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी तीनों एसबीयू में जाएगी, ठीक है। लेकिन उस एसबीयू के अंदर जो मार्केटिंग वाला है वो उस स्ट्रेटेजी को कैसे अचीव करना है ये खुद डिसाइड करे। तो करेगा वही काम, पर उसका तरीका अलग हो सकता है, इसीलिए सबके फंक्शंस अलग अलग। तो बेसिकली 3 लेवल कौन से हैं? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। अभी अपने को सिर्फ ये जानना है, इसके बारे में डिटेल अगले आने वाले यूनिट्स में आने वाला है, ठीक है। पर एक चीज और जान लो साथ में, क्योंकि ये अंत नहीं है यहाँ पे। फंक्शनल स्ट्रेटेजी के नीचे एक और स्ट्रेटेजी होती है, हो सकती है जैसे ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, तो लेवल 4 भी होता है। वो लेवल 4 होता है ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी, ये ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी हर एक फंक्शनल यूनिट की अलग अलग हो सकती है। जैसे कि यदि मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग को अलग अलग में ब्रेक किया जा सकता है। कोई बताएगा मार्केटिंग को कितने हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता है? मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को काय काय में ब्रेक किया जा सकता है? सर अनलिमिटेड है हाँ चलो बताओ, अनलिमिटेड में से कुछ बता दो। सर। मीन्स मार्केट सर्विस सर्वे वाइज। कौन बोल कौन रहा है? ऋषभ बोल रहा है क्या? सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये आता सब मार्केटिंग के अंदर में, पर ये ऑपरेशनल लेवल। ऐसे ही जीरो लेवल भी एक होता है, मतलब कॉर्पोरेट लेवल से भी ऊपर। कॉर्पोरेट लेवल से ऊपर जो होता है वो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो तो दिखता है कि तुमको? क्या लिखा मैंने? सेल्स सोसाइटल सोसाइटल, मोटिवेशन सोसाइटल कॉर्पोरेट, एंड एडवर्टीजमेंट्स। हाँ बेटा वापस आ जाओ, जरा लेट हो गया एडवर्टीजमेंट्स है सर, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, और अरे इसको शांत करो यार, कौन नहीं डायरेक्ट है? मार्केटिंग और इनडायरेक्ट मार्केटिंग। समझ गया मेरे मासूम से बच्चे, समझ गया। जीरो सोसाइटल लेवल पे है। सोसाइटल लेवल मतलब कॉर्पोरेट लेवल के भी ऊपर। ओके, इसको देखते हैं, आगे है स्लाइड्स में। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज के बारे में डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। कॉर्पोरेट लेवल एक ओवरआर्किंग प्लान, ऊपर ऊपर प्लान बनाते हैं सब चीजों का। वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वो रिसोर्स अलोकेट करते हैं किसमें? एसबीयू में। और एसबीयू के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी वाले लोग देखते हैं। फिर होता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कलेक्टिव प्लान बना के देता है। वो फंक्शनल एरिया में रिसोर्स अलोकेशन करता है और फंक्शनल एरिया के बीच में प्लान बैलेंस करने का काम करता है। फिर जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी है वो एक रिलेटिवली रेस्ट्रिक्टेड प्लान है, क्योंकि वो अपने फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन वो जो अलग अलग रिसोर्सेस हैं वो ऑपरेशनल लेवल के रिसोर्स कर रहा है, प्लस साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा है अलग अलग ऑपरेशनल लेवल कामों के बीच। ठीक है, ये चीज ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। अब जैसे मार्केटिंग का जो मैं बता रहा था ऊपर,
इट कैन बी डिवाइडेड अमंग these sales, distribution, pricing, product, advertising strategies, इन सब के बीच में मार्केटिंग जो कि एक फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी है उसको डिवाइड किया जाता है। तो ये जो सब डिवीजन है इसको हमने ऑपरेशनल लेवल डिवीजन कहा। ठीक है, यस नो मे बी। तो टोटल कितने लेवल बताए मैंने? 4 लेवल। टोटल Four. 5 लेवल। Four. 5 हुए। देखो दिख रहे हैं क्या 5? यस सर। कौन से? सोसाइटल, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी, फंक्शनल स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे स्लाइड में बाकी का डिस्क्रिप्शन दिया है। समझ में ना आए तो पूछ लेना बाद में कभी, या तो अब ये अटक गई स्लाइड, बट कोई बात नहीं, इस बार हमको पता था अटकने वाली है। जल्दी से बंद करने का ऑप्शन दे दे बेटा, हम बंद कर देंगे। ठीक, तो मार्केटिंग जो कि एक फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी है, ऐसे फाइनेंस भी एक फंक्शनल लेवल है। अब आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम मैनेजर में या आपको जब भी कंपनी हायर करने आती है तो वो आपके अंदर समझदारी क्यों ढूंढती है। वो आपके अंदर समझदारी इसलिए ढूंढती है क्योंकि वो सिर्फ आपको अगले साल या 2 साल के लिए हायर नहीं कर रहे। वो आपके अंदर समझदारी इसलिए ढूंढती है क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। यदि आप एक अच्छे आदमी मिल जाओ उनको, तो उनको उनकी कंपनी के आने वाले समय का सीईओ भी मिल रहा हो सकता है। एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाने का मतलब होता है कंपनी के अगले 30 साल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक खराब एम्प्लॉय मिलने का मतलब होता है कि एक कंपनी की बैंड बज गई, अगले 30 सालों की हो सकता है। या फिर खराब मिल भी जाए तो उसको निकाला जा सकता है, बट अच्छा ना मिले तो उसको लाओगे कहां से, और कॉम्पिटिटर ले गया तो आपको डबल नुकसान हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ये प्राउड फीलिंग अपने अंदर भी अपने काम को लेके रखनी चाहिए। मैं अपने काम को लेके हमेशा प्राउड फीलिंग रखता हूँ कि मेरे को कोई और भी लेके जा सकता था। मुझे संजीवनी लेके आ गया तो मुझे संजीवनी का भी उसमें फायदा ही लगा। मेरा तो है ही फायदा, लेकिन संजीवनी का भी फायदा है कि यदि आप मुझे लेके आए हो तो कहीं ना कहीं आपको भी फायदा होगा ही उसका। तो ये चीज है, आपको अपने बारे में भी पैशन रखना चाहिए। जो कंपनी आपको लेके जाएगी फायदा। ये वाली हायरार्की है, ये भी एक मैंने एक एक्स्ट्रा इमेज डाल के रखी है, इसको भी देख लेना। ये इस तरीके का ये हायरार्कीज है, 4 तो इसमें दी हुई है। एक थोड़ा सा सोसाइटल मैंने लिखा था तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि स्ट्रेटेजीज एट अ हायर लेवल देन कॉर्पोरेट लेवल, इट इज बेस्ड ऑन अ मिशन स्टेटमेंट। इसका एग्जांपल नीचे देख लो कि यदि मान लो कोई कंपनी डिसाइड करती है कि हम ना एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी, कि जो भी अभी सोसाइटी एनर्जी का सोर्स यूज कर रही है हम कुछ अलग प्रोवाइड करेंगे। तो अब अलग प्रोवाइड करने के ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड मिल वाली एनर्जी। अब चारों में से चारों तो नहीं दे सकते, फिर आपको बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी दे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चारों ही नई तरीके की और चारों ही अल्टरनेट सोर्स है और चारों ही इको फ्रेंडली भी है एक तरीके से, चारों ही फायदेमंद भी है। तो आप कौन सी वाली लेना चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक मेजर कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर वाली स्ट्रेटेजी हो गई कि सोसाइटी का भला करना। और जिन कंपनीज के पास, जिन इंस्टीट्यूशंस के पास सोसाइटल स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो अपना काम और बेटर तरीके से करती है। ये यूजुअली उनके मिशन स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल सकता है, विजन मिशन में, कि अल्टीमेटली वो चाहते हैं। तो दीज आर देयर सोसाइटल स्ट्रेटेजीज। की टेक अवेज की बात करेंगे कि अल्टीमेटली आज की क्लास से हमने क्या सीखा इन शॉर्ट। ये जो एक आपको मैंने आर्टिकल की लिंक दे रखी है अपने टीचिंग प्लान में, जिसको कि आप जाके देख सकते हो यहाँ पे लिंक नंबर 3, ये जो 3rd नंबर पे लिखा है इन्वेस्टोपीडिया, यहाँ की लिंक का की टेक अवे है कि कंपनी, यूनिवर्सिटीज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, गोल्स को या ऑब्जेक्टिव को मीट करने का एक पर्पस बना सकती है। फ्लेक्सिबल कंपनीज बार बार चेंज करेंगी, कर सकती हैं, जो कि कंपनी फ्लेक्सिबल है अपने आप में। और जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो कंपनी शैफे, मतलब CHAFE का ये वर्ड का मीनिंग होता है टू रब, मतलब वो उस टाइम पे अपने आप को चेंज करेंगी जब उनको अल्टीमेटली एनवायरमेंट ही बदल रहा हो। तो जो फ्लेक्सिबल हैं वो पहले ही अपने आप को बदल लेंगे। A strategic manager may oversee strategic management plans and devise ways for organization to meet their benchmark goals.
अपने गोल्स को मीट करने के लिए जो मैनेजर है ये स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएगा, और वो मैनेजर आप हो। ये जो भी बच्चा अभी इसको पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो मैनेजर ही है कल का। तो वही अपनी कंपनी के बेंचमार्क गोल्स को मीट करने के लिए, नए बेंचमार्क सेट करने के लिए प्लान्स बनाएगा, और जो प्लान बनाएगा उसको सारी चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो ये आज की क्लास थी, यहाँ तक हुआ है। कुछ क्वेश्चन क्वेरीज हो तो मुझे बता दो, आप अभी पूछ सकते हो। नहीं हो तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर।